2014। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उम्मीद बन चुका था। एक नया नेतृत्व आया और उसके साथ एक विजन, ऐसा विजन जो सिर्फ चुनावी वादा नहीं था बल्कि एक आर्थिक युद्ध की घोषणा थी। और उसी युद्ध का पहला हथियार बना मेक इन इंडिया। यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, यह एक आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई थी, जिसका मकसद था भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना। एक ऐसा देश जो अब सिर्फ दूसरों का सामान इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि खुद अपने हाथों से दुनिया को बनाएगा। 25 सितंबर 2014 दिल्ली के विज्ञान भवन में एक लोगो लॉन्च हुआ, शेर, जो गियर्स से बना था। सिंबलिज्म स्पष्ट था, पावर, प्रिसीजन और प्रोग्रेस। मंच से जो शब्द गूंजे वो केवल भाषण नहीं थे, वो एक चेतावनी थे और एक वादा। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, यानी ऐसा उत्पादन जो फ्लॉलेस हो और पर्यावरण पर जीरो इम्पैक्ट डाले। इंडिया, जो उस समय सिर्फ एक सर्विस सुपर पावर था, अब खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदलने जा रहा था। लेकिन सपना जितना बड़ा था, रास्ता उससे कहीं ज्यादा कठिन। देश की इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को पूरी तरह पलटना था, सालों से चलती डिपेंडेंसी को खत्म करना था और सबसे बड़ी बात, दुनिया को यह दिखाना था कि चाइना का विकल्प अब तैयार है। 4 स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी को 16% से बढ़ाकर 25% तक पहुंचाना। दूसरा, एफडीआई को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाना। तीसरा, करोड़ों युवाओं को जॉब्स देना। और चौथा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को तोड़ना। उस समय ग्लोबल स्थिति इंडिया के पक्ष में थी। चाइना की लेबर कॉस्ट बढ़ रही थी, ट्रेड टेंशन्स अमेरिका और चीन के बीच उभर रहे थे, वेस्टर्न कंपनीज एक नया प्रोडक्शन बेस ढूंढ रही थीं। इंडिया के पास यंग लेबर फोर्स थी, डेमोक्रेसी थी और एक नैरेटिव था, रिफॉर्म ओरिएंटेड, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट। लेकिन किसी भी युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं, स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है। भारत के पास इरादा था, पर क्या एग्जीक्यूशन भी उतना ही मजबूत था? उस समय लॉजिस्टिक्स का हाल यह था कि भारत का फ्रेट कॉस्ट टू जीडीपी रेशियो करीब 14% था, जबकि चाइना 9% और जर्मनी 8% के करीब था। मतलब यह कि एक ही प्रोडक्ट अगर भारत से बने तो ग्लोबल मार्केट में कॉस्टलियर और स्लोअर था। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, कोलकाता, इनकी घोषणा तो हुई, फंडिंग भी आई, लेकिन ज्यादातर या तो अधूरी रहीं या डिकेड लॉन्ग डिलेज में फंस गईं। कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं थी, एक और अदृश्य बाधा थी, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। एक मशीन ऑपरेटर, एक क्वालिटी एनालिस्ट, एक असेंबली टेक्नीशियन, ये सब वो रोल्स हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की नींव होते हैं। लेकिन इंडिया में स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स लॉन्च होने के बावजूद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स सिर्फ सर्टिफिकेट्स बांट रहे थे। कंपनीज कहती, हमें रेडी टैलेंट नहीं मिल रहा। यूथ कहते, हमें नौकरी नहीं मिल रही। दोनों के बीच एक डिस्कनेक्ट था और यही डिस्कनेक्ट विजन को एग्जीक्यूशन में बदलने से रोक रहा था। इसके साथ साथ एक और वर्ग था जिसे पॉलिसी ने लगभग अनदेखा कर दिया, एमएसएमईज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया के हर छोटे शहर, कस्बे और गांव में बसी ऐसी इकाइयां जो टेक्सटाइल से लेकर टूल्स तक बनाती हैं, जिनके पास न लॉबी है न एक्सेस, लेकिन वही जॉब्स का असली इंजन है। इन एमएसएमईज के लिए नो टैक्स रिलीफ, नो पीएलआई सपोर्ट, नो टाइमली क्रेडिट, सिर्फ पेपर वर्क, डिलेज और अनरिस्पॉन्सिव सिस्टम्स। मेक इन इंडिया के बड़े पोस्टर्स में टाटा, फॉक्सकॉन और एलटी जैसी कंपनियां चमकती रहीं, पर कोई ये नहीं पूछता कि आगरा का लेदर एक्सपोर्टर या राजकोट का टूल्स मैन्युफैक्चरर आज भी पेमेंट डिलेज और जीएसटी रिफंड्स में उलझा क्यों है। जहां एक तरफ करोड़ों यूथ को जॉब्स चाहिए थीं, वहीं दूसरी ओर फैक्ट्रीज जॉबलेस होकर बंद हो रही थीं। यह एक नारा था, पर जमीन पर लोग कहने लगे थे, मेक इन इंडिया बट फॉर हुम। पॉलिसी की बात करें तो रिफॉर्म्स आधे अधूरे थे। लैंड एक्विजिशन अब भी पॉलिटिकल माइनफील्ड बना रहा, लेबर लॉज अब भी रिजिड और आउटडेटेड थे, और टैक्स टेररिज्म जिसने इन्वेस्टर्स का भरोसा कम किया। कुछ सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा भी गया, पर वहां भी कोर कंपोनेंट्स, चिप्स, सेंसर्स, बैटरी मॉड्यूल्स सब इंपोर्ट बेस्ड रहे। इंडिया ने फाइनल प्रोडक्ट बनाने सीखा,
पर रॉ स्ट्रेंथ और मटेरियल साइंस में अब भी डिपेंडेंसी बनी रही। एक असेंबली नेशन बनने का रास्ता बना, पर मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने की राह अब भी लंबी थी। और इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही, फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में आने से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको में। क्यों? क्योंकि वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ इंडेक्स में नहीं, ग्राउंड रियलिटी में भी था। इंडिया में लाइसेंस, कंप्लायंस और परमिशंस का ऐसा जाल था कि इन्वेस्टर सोचता, इतनी एनर्जी पेपर वर्क में क्यों बर्बाद करूं? सरकार ने बाद में सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिजिटल पोर्टल्स और स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स शुरू किए, पर तब तक इनिशियल मोमेंटम खो चुका था। मेक इन इंडिया का लोगो घूमता रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चमकता रहा, लेकिन उसी लोगो के पीछे खड़ा वर्कर अब भी इंतजार कर रहा था एक मशीन के चालू होने का। ये सपना था, पर यह सिर्फ ब्रांडिंग बनकर रह गया। और ब्रांडिंग बिना फाउंडेशन के सिर्फ एक इल्यूजन होती है। इंडिया के पास पोटेंशियल है और उसका टाइम अब भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसी स्पीड से चलते रहे जैसे 2014 से 2024 तक चले, तो ये युग अपॉर्चुनिटी का नहीं, रिग्रेट का कहलाएगा। मेक इन इंडिया एक शुरुआत थी, पर क्या हमने उसे अंजाम तक पहुंचाया या सिर्फ स्लोगन्स में खो दिया? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। जब किसी सपना नेशनल लेवल पर लॉन्च किया जाता है, तो उसका सक्सेस सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि नंबर्स से मापा जाता है। मेक इन इंडिया का भी अल्टीमेट टेस्ट यही था, क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग में रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाया? 2014 के बाद सरकार ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई हासिल किया है, और आंकड़े भी यही कहते हैं। 2014-2021 के बीच भारत में करीब 500 प्लस बिलियन यूएसडी का एफडीआई आया। लेकिन यहां छुपी थी एक सच्चाई। यह पैसा कहां गया? आंसर था सर्विसेज, आईटी, ई कॉमर्स और डिजिटल स्टार्टअप्स। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा था 20% से भी कम, यानी जहां हमें सबसे ज्यादा पूंजी चाहिए थी, वहीं सबसे कम निवेश हुआ। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने इंटरेस्ट तो दिखाया, एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग, किया, एयरबस, पर उनका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड स्केल पर रहा। रीजन? इंडिया की पॉलिसी फ्रेमवर्क तो दिखने में आकर्षक थी, लेकिन जमीन पर फ्रिक्शन ज्यादा था। परमिट डिलेज, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, लैंड एक्विजिशन हर्डल्स, इन सब ने कॉस्ट और रिस्क बढ़ा दिया। अब तुलना करते हैं चाइना वर्सेस इंडिया की। 1990 के दशक में जब चाइना ने दुनिया के सामने खुद को खोला, तो उन्होंने सिर्फ स्लोगन्स नहीं दिए, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया। रेडी एसईजीज, फास्ट अप्रूवल्स, डीप स्किल पाइपलाइंस एंड स्टेट सपोर्टेड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने फैक्ट्री नहीं बनाई, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन बनाई। इंडिया ने 2014 में जो शुरुआत की, वो एक कैचअप गेम थी, लेकिन समय कम और चुनौतियां बड़ी थीं। 2019 में ग्लोबल बैकड्रॉप फिर बदला। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने कंपनीज को मजबूर किया कि वो चाइना से बाहर ऑल्टरनेट लोकेशंस देखें। चाइना +1 स्ट्रैटेजी पैदा हुई। अपॉर्चुनिटी फिर से इंडिया के दरवाजे पर आई, पर क्या हम तैयार थे? तभी आया एक नया प्रयास, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार ने 10 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स चुने, जैसे कि मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, ऑटो, ईवीज, और कहा, अगर आप भारत में उत्पादन बढ़ाएंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे पर यूनिट आउटपुट पर। यह पॉलिसी आउटपुट ड्रिवन थी, यानी केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन को बढ़ावा। अर्ली साइंस सकारात्मक थे। एप्पल के 3 मेजर सप्लायर्स, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, भारत में असेंबली प्लांट्स लगाने लगे। सैमसंग ने नोएडा में अपनी लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री वर्ल्ड लेवल पर खोली। फार्मा में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बल मिला। सोलर और बैटरी मॉड्यूल्स में भी शुरुआत दिखी, लेकिन फिर भी कोर क्वेश्चन बचा रहा, क्या हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं या रियल वैल्यू एडिशन? क्योंकि अगर आपने सिर्फ मदरबोर्ड्स असेंबल किए और चिप्स अब भी चाइना से आएं, तो आप सिर्फ एक ग्लोरीफाइड स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी बनते हैं। पीएलआई ने कुछ दरवाजे खोले, लेकिन इकोसिस्टम अब भी आधा अधूरा था। सेमीकंडक्टर्स में वेदांता और फॉक्सकॉन ने इनिशियल डील साइन की, लेकिन 2023 तक वो डील कोलैप्स हो गई। स्किल शॉर्टेज, टेक नॉलेज गैप
और अनसर्टन पॉलिसी ने उस ड्रीम को रियलिटी बनने से पहले ही रोक दिया। इसी दौरान भारत ने एक और नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत, यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया। कोविड-19 ने इस सोच को एक्सेलरेट किया। ग्लोबल सप्लाई चेन्स जब टूटीं, तब सबने देखा कि चाइना सेंट्रिक मॉडल कितना फ्रैजाइल था। इंडिया ने इस संकट को एक अवसर के रूप में लिया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को खोलने का प्रयास किया। ड्रोन्स, राइफल्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन में शामिल हुए। भारत ने कुछ विदेशी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर डोमेस्टिक प्राइवेट और पब्लिक फर्म्स को मौका देना शुरू किया। लेकिन यहां भी रियल चैलेंज था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ज्यादातर इंडिजिनस फर्म्स को अब भी हाई एंड टेक या तो बाहर से लेनी पड़ती थीं या डेकेड पुरानी सिस्टम्स पर काम करना पड़ता था। यानी आत्मनिर्भरता का सपना अब भी दूसरे देशों की टेक्निकल मर्सी पर टिका था। एनर्जी और मोबिलिटी सेक्टर्स में भी बदलाव दिखा। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई स्टार्टअप्स आए, ओला इलेक्ट्रिक, अथर, सिंपल एनर्जी। लेकिन उनमें से ज्यादातर अब भी चाइनीज बैटरीज और मोटर्स पर निर्भर हैं। तो फिर असली बदलाव कहां हुआ? शायद माइंडसेट में। पहली बार भारत ने एक्सेप्ट किया कि असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क है, और पहली बार पॉलिसीज प्रोडक्शन से आगे इनोवेशन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। आरडी पर इन्वेस्टमेंट अभी भी लो है। इंडिया अभी भी जीडीपी का सिर्फ 0.7% आरडी पर खर्च करता है, जबकि चाइना का ये आंकड़ा 2.4% है। पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो 2019 के बाद हुआ, वो था जियोपॉलिटिकल लेवरेज। वर्ल्ड ने पहली बार इंडिया को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं, बल्कि पोटेंशियल प्रोडक्शन पार्टनर मानना शुरू किया। क्यूयूएडी नेशंस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सप्लाई चेन अलायंसेज में इंडिया को की हिस्सा मानने लगे। एप्पल ने 2025 तक अपने 25% आईफोन्स इंडिया में असेंबल करने का प्लान किया। वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों के साथ भारत ने कंपीट करना शुरू किया। तो क्या मेक इन इंडिया असफल था, या ये एक धीमा लेकिन स्थायी आंदोलन बन रहा था? जिस प्रकार एक फॉरेस्ट में बड़े वृक्ष को उगने में समय लगता है, वैसे ही शायद ये नीति भी अपना परिणाम दे रही थी, पर हेडलाइंस से दूर और पेशेंस के साथ। इंडिया अब क्रॉस रोड पर खड़ा है। मेक इन इंडिया अब एक नारा नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेस्ट बन चुका है। वो देश जो सिर्फ नारे और फाइल अप्रूवल से चलता था, अब एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस और वैल्यू एडिशन के लिए मापा जा रहा है। पीएलआई, एफडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग, इन सब की गति और गहराई तय करेगी कि 2025 का भारत मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनेगा या फिर एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी का केस स्टडी। क्योंकि इस बार अगर चूके तो अगली ग्लोबल शिफ्ट 50 साल बाद आएगी, और तब तक इंडिया शायद सिर्फ पावर पॉइंट पर ही सुपर पावर कहलाएगा। अब सिर्फ समय है या तो विजन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने का, या इतिहास में एक और नाकाम कोशिश की तरह दर्ज होने का। मेक इन इंडिया, एक जंग जो हेडलाइन से हटकर अब ग्राउंड पर लड़ी जा रही है। मेक इन इंडिया की असली परीक्षा अब शुरू हुई है, जब स्लोगन्स थम चुके हैं और समय है कि उत्पादन हो, नॉट जस्ट इन वॉल्यूम बट इन वैल्यू। भारत अब एक नई दिशा में कदम बढ़ा चुका है, जहां केवल एफडीआई या असेंबली से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी की। पर असली सवाल यह है, क्या भारत इस मोड़ पर चाइना को पीछे छोड़ सकता है, या फिर वियतनाम और बांग्लादेश भी उससे आगे निकल जाएंगे? इंडिया वर्सेस चाइना, बियॉन्ड द असेंबली लाइन। भारत और चीन की तुलना केवल जीडीपी या एक्सपोर्ट नंबर्स से नहीं होती। असल फर्क है वैल्यू चेन इंटीग्रेशन में। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्री बनाई नहीं, उन्होंने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ बना ली। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, माइक्रोचिप्स, हाई प्रिसीजन मशीनरी और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। इंडिया इस रेस में अभी टॉडलर है। पर क्या ये एक लॉस्ट रेस है? शायद नहीं, क्योंकि अब दुनिया खुद चाइना से नाराज है। ग्लोबल सप्लाई चेन रीवायर्ड, कोविड-19, यूएस चाइना ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने दुनिया को मजबूर किया कि वो एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब तलाशे। यही वो क्षण था जब इंडिया को मौका मिला। लेकिन सिर्फ मौका मिलना काफी नहीं होता, उसे पकड़ना भी आना चाहिए। सैमसंग ने वियतनाम को अपना हब बनाया, एप्पल ने मलेशिया में भी प्लांट्स लगाए, और इसी बीच फॉक्सकॉन इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है। तो इंडिया को यह भी समझना पड़ा,
कंपटीशन अब सिर्फ चाइना नहीं है बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और इवन लैटिन अमेरिका भी है। इंडिया को अब चाहिए एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। फ्रॉम असेंबली टू इनोवेशन, भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग में चैंपियन बनना है तो उसे सिर्फ असेंबली लाइंस नहीं, आरडी लैब्स, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग और एंड टू एंड इंटीग्रेशन बनानी होगी। लेकिन यहां आती है सबसे बड़ी बाधा, स्किल और नॉलेज गैप। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, पर इंडस्ट्री रेडी कितने होते हैं? गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल मिशन शुरू किया, स्किल इंडिया अभियान भी चला, पर ग्राउंड पर आज भी अधिकांश यूथ लो स्किल, लो पे जॉब्स में ही फंसे हैं। और तब इंडिया का मुकाबला साउथ कोरिया, ताइवान और जापान से होता है, जहां हर 100 में से 80 वर्कर्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इंडिया इस रेस में अभी 100 में से 12 पर है। तो सवाल है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां इंडिया ने ब्रेक थ्रू करना शुरू किया है। डिफेंस, तेजस फाइटर जेट्स, आकाश मिसाइल्स और इंडिजिनस ड्रोन्स। 2024 में इंडिया ने पहली बार डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 2.5 बिलियन यूएसडी के पार पहुंचाया। इजरायल और रशिया जैसे देशों के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब हम अपने वेपन्स खुद डिजाइन करें, न कि फॉरेन ब्लूप्रिंट को असेंबल। स्पेस, आईएसआरओ और अब प्राइवेट प्लेयर्स जैसे अग्निकुल, स्काईरूट इंडिया को स्पेस टेक में मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। सैटेलाइट कंपोनेंट्स, लॉन्च पैड्स, टेलीमेट्री सिस्टम्स इंडिया की स्पेशलिटी बन सकती है। ईवी रेवोल्यूशन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत का अगला बड़ा दांव। टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक, महिंद्रा ईवीज अब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन ईवी का दिल होता है बैटरी, और अभी भारत के पास लिथियम रिजर्व्स लिमिटेड हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के साथ रॉ मटेरियल पार्टनरशिप्स की हैं। लद्दाख और जेके में एक्सप्लोरेटरी माइनिंग हो रही है। पर असली बात यह है, बैटरी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम कब बनेगा? ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट फैक्ट्रीज नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी भी मांगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकबोन या बॉटलनेक। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, न्यू एयरपोर्ट्स, पोर्ट एक्सपेंशन, स्मार्ट सिटीज, ये सब भारत की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन को फ्यूल करने वाले इंजिन्स हैं। लेकिन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम अब भी चाइना से 3 गुना ज्यादा है। जहां एक चाइनीज एसईजी 2 साल में फंक्शनल हो जाता है, इंडिया में वही काम 5-6 साल ले लेता है। और तब तक ग्लोबल डिमांड मूव ऑन कर चुकी होती है। तो क्या इंडिया सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा? द मिसिंग लिंक, ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0। आज की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ लेबर ड्रिवन नहीं है, बल्कि ऑटोमेशन ड्रिवन है। एआई ऑपरेटेड रोबोटिक्स, प्रिसीजन सेंसर्स, आईओटी लिंक्ड मशीन्स, ये सब प्रोडक्टिविटी को स्काई रॉकेट करते हैं। चाइना और जर्मनी इस स्पेस में डेकेड्स आगे हैं। इंडिया ने कुछ स्मार्ट फैक्ट्रीज जरूर शुरू की हैं, पर अभी ये उदाहरण हैं, इकोसिस्टम नहीं। जब तक एमएसएमईज और टीयर 2 सप्लायर्स इस वेव में शामिल नहीं होंगे, तब तक इंडस्ट्री 4.0 का इंडिया में मास इफेक्ट नहीं दिखेगा। पॉलिसी क्लैरिटी और स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर्स एक चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, टैक्स रूल्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, एनवायरमेंटल नॉर्म्स जब बार बार बदलते हैं तो फैक्ट्रीज रुक जाती हैं। इंडिया को एक 10 ईयर कंसिस्टेंट इंडस्ट्रियल रोड मैप चाहिए। स्टेट्स जैसे यूपी, तमिलनाडु और गुजरात ने इस ओर कदम उठाए हैं, पर नेशनल अलाइनमेंट अभी भी मिसिंग है। इंडिया अभी भी असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है। यस, स्पीड धीमी है, लेकिन शिफ्ट हो रही है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक कैंपेन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें डिफेंस, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस जैसे सेक्टर्स प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। चाइना को हराना अब भी दूर का सपना है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया को पीछे छोड़ना अब अचीवेबल रियलिटी है। इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है, तो उसे सिर्फ मशीन्स नहीं, बल्कि माइंडसेट बदलना होगा। क्योंकि असली जंग स्लोगन्स की नहीं, सिस्टम्स और स्किल्स की है, और ये लड़ाई अभी बाकी है। एक दौर था जब मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ सस्ते कपड़े या बेसिक फार्मा प्रोडक्ट्स से होता था।
लेकिन अब भारत की नजर है उन सेक्टर्स पर जहां केवल प्रोडक्शन नहीं बल्कि पावर है, जहां उत्पादन से ज्यादा जरूरी है ओनरशिप। और यही ओनरशिप दिला सकता है भारत को उसका खोया हुआ स्थान ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की शतरंज में एक असली प्लेयर बनने का। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भरता का असली टेस्ट डिफेंस सेक्टर वो किला है जो किसी भी देश की सॉवरेंटी की नींव होता है। आज भी भारत दुनिया का एक टॉप आर्म्स इंपोर्टर है, लेकिन अब भारत ने तय किया है नो मोर इंपोर्ट डिपेंडेंसी। HAL का तेजास Mk1A DRDO की पिनाका रॉकेट सिस्टम्स और अब इंडिजिनस UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रशिया, इजरायल, फ्रांस जिन पर डेकेड्स तक निर्भर रहे, अब उन्हीं के साथ जॉइंट प्रोडक्शन मॉडल्स इंडिया में शुरू हो रहे हैं। भारत ने 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को $2.5 बिलियन के पार कर दिया। लेकिन क्या हम रियल ऑटोनॉमी हासिल कर चुके हैं? क्योंकि आज भी इंजन्स बाहर से आ रहे हैं, रेडार सिस्टम्स इंपोर्टेड हैं और सेमीकंडक्टर चिप्स जिनसे सारे सिस्टम्स चलते हैं वो भी चीन, ताइवान या अमेरिका से आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तभी पावर बनेगी जब R&D, डिजाइन और असेंबली सब अपने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल का भारत में डेरा जब एप्पल जैसी कंपनी अपने आईफोन मॉडल्स इंडिया में असेंबल करने लगे तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मोमेंट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन ये ताइवानीज जायंट्स अब भारत के अलग अलग स्टेट्स में प्लांट्स लगा चुके हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अब एप्पल के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आ रहा है। लेकिन अभी सवाल ये नहीं कि कितने फोन्स बने, सवाल है कि उनके चिप्स कहां से आए, कैमरा मॉड्यूल्स कहां से बने और PCB फैब्रिकेशन कहां हुआ। इंडिया अभी भी सिर्फ फाइनल असेंबली कर रहा है। वैल्यू एडिशन 15 से 20% से ज्यादा नहीं है। चाइना में यही संख्या 40% है। PLI स्कीम ने बेस तैयार किया है, लेकिन मास स्केल पे इकोसिस्टम खड़ा करना अभी बाकी है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी ट्रांजिशन EV रेवोल्यूशन का कोर है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, भारत के पास अभी तक ना ही रॉ मटेरियल सिक्योरिटी है, ना ही सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। लिथियम, कोबाल्ट, निकल सब विदेश से आता है। इंडिया ने अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से MOUs साइन किए हैं, पर माइनिंग प्रोजेक्ट्स और रिफाइनिंग यूनिट्स को ग्राउंड पर लाने में सालों लगते हैं। 2025 तक इंडिया को चाहिए गीगा फैक्ट्रीज, बैटरी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम और सेल टू पैक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। अडानी, रिलायंस, ओला जैसे जायंट्स अब इस सेक्टर में उतर चुके हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। चाइना इस रेस में 8 साल आगे है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और ESG स्टैंडर्ड्स, आज की ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ कॉस्ट नहीं, कॉन्शियसनेस ड्रिवन हो चुकी है। यूरोप और अमेरिका अब प्रोडक्ट्स उन्हीं से खरीदेंगे जिनकी कार्बन एमिशन कम हो, वाटर यूसेज एफिशिएंट हो और लेबर प्रैक्टिसेस एथिकल हों। इंडिया को चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड फैक्ट्रीज, लो कार्बन सीमेंट, स्टील और ESG कंप्लायंट इंडस्ट्रियल जोन्स। इंडिया की चैलेंज ये है कि उसकी मोस्ट MSMEs आज भी डीजल जनरेटर्स और आउटडेटेड मशीनरी पर चलती हैं। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बॉटम अप अप्रोच से लाना होगा, वरना ग्लोबल मार्केट से बाहर हो जाना तय है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, भारत का फाइनल फ्रंटियर। ये वो सेक्टर है जो किसी भी देश की इकोनॉमिक सॉवरेंटी तय करता है। मोबाइल, मिसाइल, मेडिकल डिवाइस सब कुछ चिप पर चलता है। इंडिया ने वेदांता, टाटा, माइक्रॉन जैसी पार्टनरशिप्स के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर एक फील्ड नहीं, एक पूरी दुनिया है। फैब डिजाइन, लिथोग्राफी, पैकेजिंग, टेस्टिंग और क्लीन रूम लॉजिस्टिक्स। इंडिया में अभी न कोई फैब चालू है, न कोई ट्रेंड वर्कफोर्स। इजरायल, जापान, US से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, पर यह सब डेकेड्स का गेम है। चिप में डिपेंडेंसी खत्म करने का मतलब है $50 बिलियन से ज्यादा निवेश और पेशेंस। इंडियाज जियो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, मेक इन इंडिया सिर्फ फैक्ट्रीज की नहीं, फॉरेन रिलेशंस की भी कहानी है। इंडिया आज ट्रेड डील्स निगोशिएट कर रहा है, UAE से सीपा, EU से FTA और अफ्रीका में रॉ मटेरियल एक्सेस के लिए स्ट्रेटेजिक मिशंस। ये डील्स सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि इंपोर्ट डिपेंडेंसीज काटने के लिए भी जरूरी हैं। मेक इन इंडिया का अगला स्टेप है मेक विथ इंडिया, जहां दुनिया इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं,
एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर देखे। इनोवेशन इकोसिस्टम और आईपी ओनरशिप मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, पैटेंट्स और प्रोटोटाइप्स में है। चाइना हर साल लाखों पैटेंट्स फाइल करता है। इंडिया उस रेस में अभी वेंटू 10th है। इंडिया को चाहिए डिजाइन लैब्स, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनोवेशन को प्रोटेक्ट करे। भारत को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाना है बल्कि प्रोप्राइटर बनना है। इंडिया धीरे धीरे उन सेक्टर्स में घुस रहा है जहां सिर्फ आउटपुट नहीं, जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिलता है। डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, यहां मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ व्यापार नहीं, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी बनती है। मेक इन इंडिया अब मैस प्रोडक्शन से निकलकर मिशन ओरिएंटेड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। यस, पाथ मुश्किल है लेकिन डायरेक्शन सही है, और यह बदलाव सिर्फ नीति से नहीं, नजरिए से होगा। अगला दशक तय करेगा भारत सिर्फ एक फैक्ट्री बनेगा या एक फोर्स। एक सपना दिखाया गया था कि भारत बनेगा दुनिया की फैक्ट्री, चाइना के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन 10 साल बाद भी सवाल वहीं खड़ा है, क्या मेक इन इंडिया एक असफलता थी या वो रणनीतिक देरी जिसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। रियल ट्रूथ, पॉलिसी वर्सेस एग्जीक्यूशन वर्सेस टाइमिंग। किसी भी नीति को सफल होने के लिए चाहिए 3 चीजें: विजन, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन। मेक इन इंडिया में विजन था, स्ट्रैटेजी इवॉल्व हो रही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन रहा डिस्कनेक्टेड, क्योंकि नीति केंद्र से आई लेकिन हकीकत जमीन पर स्टेट पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन में फंसी रही। पॉलिसी क्लैरिटी नहीं, रेड टेप अभी भी जिंदा, और ग्राउंड लेवल अप्रूवल प्रोसेस अभी कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकला। एक हिडन रियलिटी, भारत बनाम भारत इंडिया की सबसे बड़ी दुविधा ये नहीं कि चाइना हमसे आगे क्यों है, बल्कि ये है कि इंडिया खुद अपने आप में डिवाइडेड है। एक तरफ तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्राउंड पर दिखता है, और दूसरी तरफ स्टेट्स जहां इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और लॉ ऑर्डर बेसिक स्ट्रगल्स हैं। वन नेशन, वन इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिर्फ पेपर पर है, रियलिटी में एक फ्रैगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है। चाइना ने 90s में सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए। इंडिया अब भी स्टेट्स के इन्वेस्टमेंट समिट्स में अटका है। डेटा जो झूठ नहीं बोलता, 2014 में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में हिस्सेदारी थी करीब 17%। 2024 में यह संख्या 18% के आसपास है। 10 साल में सिर्फ 1% का इजाफा, जबकि लक्ष्य था 25%। एफडीआई इनफ्लोज में सुधार हुआ, लेकिन क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। एक्सपोर्ट बढ़े लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंसी और ज्यादा तेजी से बढ़ी। ये एक पेनफुल रिमाइंडर है कि पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन इकोसिस्टम ग्राउंड रियलिटी बनाता है। आत्मनिर्भर भारत, रीब्रांडिंग या रीसेट। कोविड के बाद शुरू हुई आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्या ये मेक इन इंडिया का नया वर्जन है, या ये स्वीकार था कि पुराना वर्जन अंडर परफॉर्म कर गया। आत्मनिर्भर भारत में पीएलआई स्कीम्स को नया जीवन मिला। डिफेंस से लेकर टेलीकॉम तक इंसेंटिव्स बांटे गए, एमएसएमईज को लिक्विडिटी दी गई। लेकिन क्या ये इनफ था? क्योंकि कोर प्रॉब्लम, स्किल गैप, लैंड एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स अभी भी हैं। जियोपॉलिटिकल विंडो, इंडिया का मोमेंट ऑफ लेवरेज। अब बात सिर्फ नीति की नहीं, टाइमिंग की भी है। 2025 में दुनिया एक क्रॉस रोड्स पर है। चाइना अपनी इकोनॉमी के अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। अमेरिका को अब भरोसेमंद सप्लाई पार्टनर्स चाहिए, और यूरोप धीरे धीरे डी रिस्किंग की तरफ बढ़ रहा है। यानी वर्ल्ड इज रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम मेड इन चाइना टू मेड इन इंडिया। पर क्या इंडिया तैयार है? क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। जियोपॉलिटिक्स ने रास्ता खोला है। अब एग्जीक्यूशन उस दरवाजे से अंदर जा सकता है या नहीं, ये भारत के हाथ में है। मैन्युफैक्चरिंग में माइंडसेट रेवोल्यूशन चाहिए। भारत को अब जरूरत है पॉलिसीज नहीं, प्रोसेसेस को सुधारने की, स्लोगन्स नहीं, स्ट्रक्चर्स को बदलने की, और अनाउंसमेंट्स नहीं, अकाउंटेबिलिटी की। जब तक ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पावर सप्लाई अनरिलायबल रहेगी, लेबर लॉज कंफ्यूजिंग रहेंगे, और जुडिशरी डिले फॉरेन इन्वेस्टर्स को डराता रहेगा। मेक इन इंडिया एक नीति थी, लेकिन उससे जुड़ा सपना कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सपना था भारत सिर्फ
सॉफ्टवेयर पावर नहीं, हार्डवेयर जायंट भी बने। 10 सालों में वो सपना पूरी तरह टूटा नहीं, पर धीरे धीरे धुंधला जरूर हुआ। ये फेलियर नहीं, एक वेकअप कॉल है। अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है तो उसे सिर्फ मशीन्स नहीं, माइंडसेट भी बदलना होगा। स्लोगन से नहीं, सिस्टम से, पॉलिसी से नहीं, प्रोडक्टिविटी से और वॉल्यूम से नहीं, वैल्यू से। क्योंकि असली मेक इन इंडिया तब होगा जब बना हुआ प्रोडक्ट नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी, डिजाइन और ओनरशिप भी भारत की होगी। अगर आपने कभी सोचा है कि भारत कब मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनेगा, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो डिस्कशन शुरू हो जो हमारे देश को सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर नेशन बनाए। द अनटोल्ड राइज की इस सीरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या मेक इन इंडिया फेल हो गया या अभी उम्मीद बाकी है।